उपस्थित सब धम्म उपासक उपासिका, आपको नमो बुद्धाय, सविनय जय भीम। बुद्ध विहार समन्वय समिति द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है, इस अधिवेशन में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। इस सत्र के अध्यक्ष सम्मानीय राहुल जी खांडेकर सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिहोर पुणे, इस सत्र में सहभागी होकर वर्तमान परिक्षेत्र में युवा शक्ति की धम्म क्रांति इस विषय पर अपने अमूल्य विचार रखने के लिए उपस्थित मान्यवर, दिल्ली से आई हुई कुमारी प्रांजलि कुरेल जी, संभाजीनगर मराठवाड़ा से सम्मानीय प्राध्यापक भरत शिरसाट सर जी, आता जे आहे तेच माहित नाही ते काय पाहायचं, जे नाव लिहून घेतले ते वर पुकारणार, असू द्या। जो नाम मैंने शुरुआत में लिख लिए हैं, अभी मुझे तो किसी का चेहरा मोरा कुछ पता नहीं, तो जो नाम लिया है वो आप एक्सेप्ट कर दो। संभाजीनगर मराठवाड़ा से वो नहीं, उस्मानाबाद से सम्माननीय प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर जी कांबळे सर, वंदनीय भदंत बुद्धरत्न जी, मुंबई से सम्मानीय एडवोकेट अमोल जी बोधीराज जी, नासिक से सम्मानीय डॉक्टर प्रबुद्ध जी खरे, नागपुर से सम्मानीय सुविता जी लोखंडे, अमरनाथ से सम्मानीय प्राध्यापक डॉक्टर राजेश जी सोनोने सर, उल्लासनगर से सम्मानीय नवीन जी गायकवाड़ सर, उपस्थित सभी उपासक उपासिका प्रतिनिधि और साथियों, इस अधिवेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। यह चर्चा सत्र युवक और युवती वर्ग का धम्म प्रचार में सहयोग कैसा बढ़ेगा, इसके लिए वक्ताओं के हमें विचार सुनने हैं। समाज को चिंता है और धम्म के प्रचार कार्य में युवा वर्ग शामिल होते नहीं। बुद्ध विहारों में केवल बुजुर्ग स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं। समाज का काम करने का अगर युवा वर्ग नेतृत्व नहीं करता है तो समाज का अंधपतन होना निश्चित है। अगर इस अधपतन को रोकना है तो युवा वर्ग शामिल क्यों नहीं होता, इसकी वजह ढूंढकर उसे नष्ट करना जरूरी है। इसके लिए युवा वर्ग के मन में क्या है ये सुनना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ नेपाल जैसा राष्ट्र में युवा वर्ग ने क्रांति की है और उस देश में जो राजनीतिक जो तथ्य है वही पलट दिया है। दूसरी तरफ प्रतिक्रांति में जो आप लोग आरएसएस बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हिंदू समाज का बहुसंख्यक युवा वर्ग दिखाई देता है। ऐसे समय में जब बौद्ध समाज खतरे में है, ऐसा दिखाई देता है। लोकशाही और संविधान पर खतरा दिखाई देता है। ऐसे समय में बौद्ध समाज का युवा वर्ग सजग होना जरूरी है और आगे आकर आने वाला समय में जो गुलामी दिखाई देती है उसका दुष्परिणाम आने वाले पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। ये सोचकर युवा वर्ग जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। अपने हक और सम्मान के लिए संगठित होना चाहिए।
तभी भारत बौद्धमय होगा। इसी विषय को लेकर यहाँ पर जो धम्मपीठ पे जो वक्तागण बैठे हैं, जो अलग अलग बिंदुओं पर अपने विचार 5 मिनट के अंदर अपने विचार प्रकट करने की हम आशा करते हैं। समय की पाबंदी सबको है। 5 मिनट में हर वक्ता अपना भाषण समाप्त करेंगे। समय की सूचना का पालन करने के विषय पर बात करके आपका सहयोग मिलेगा, इस आशा से मैं आपका स्वागत करता हूं और ये मेरा प्रास्ताविक भाषण यहां पे समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके सामने प्राध्यापक राजेश सोनवणे सर को आपके सामने अपने विचार प्रकट करने की। उपस्थित सब मान्यवर और इस चर्चा के इस शॉर्ट प्रोग्राम के मेरे मित्र श्री राहुल सर और सभी मेरे वरिष्ठ धम्म मूवमेंट में सब आए हुए सब मेरे वरिष्ठ सब साथी, इस सेशन का जो विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा शक्ति की धम्म क्रांति में भूमिका। जाहिर है कि युवा शक्ति ये बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाती है और इस युवा शक्ति में हम बहुत ही ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं, ऐसा मुझे आज महसूस हो रहा है। क्यों बर्डन डाल रहे हैं? एक तो व्यवस्था भी उस पर बर्डन डाल रही है और समाज के वरिष्ठ वर्ग भी बर्डन डाल रही है। एक क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे 2 राह पे मुझे चलना है। मुझे सिस्टम में भी रहना है और उसके साथ साथ मुझे जो सामाजिक मूवमेंट में या धम्म क्रांति में मुझे हिस्सा लेना है, उसमें भी लेना है। लेकिन पहले सस्टेन कौन करेगा? सस्टेन करेगा मेरा करियर करेगा। इसलिए जो युवक करियर में है, इसका मतलब धम्म क्रांति में नहीं है ऐसा मतलब मत निकालिए। ये मेरा आपसे सुझाव है। इसके पहले उसके सामने सबसे बड़ा करियर है, क्योंकि वो काल नहीं है बिफोर 90 का, ये आज का काल नहीं है। उसके सामने हर प्रकार के हर्डल्स है और उस हर्डल को पार करते करते जा रहे हैं। अब अगर हम देखा जाए कि महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए, पूरे जिले में आज 34 जिले हैं, युवा के इतने संगठन है, हम कतई नहीं कह सकते युवा के संगठन नहीं। युवा के बहुत सारे संगठन है, चाहे वो, लेकिन वो संगठन कैसे संगठन है? और रस्ते पर फिजिकली संगठन नहीं है, वो ऑनलाइन संगठन है, फिजिकली संगठन है, हर प्रकार के संगठन है और आज व्यक्त भी हो रहा है। लेकिन हम सभी समाज का सबसे बड़ा अगर कर्तव्य यही है कि पूरी तरह से हम इस पीढ़ी को, इस जनरेशन को निगेटिव में ना देखे या फिर धम्म क्रांति में पूरी तरह से नहीं है, इस प्रकार का हम कंक्लूजन हम कभी नहीं करेंगे और कंक्लूजन में हम आएंगे भी नहीं। हम अपनी तरफ से देखिए, हम बौद्ध विहार में कब आए? जब हम 40-50 साल के बाद, यदि 60 साल के बाद आए, वो भी शायद कब आएंगे? 60 साल के बाद आएंगे। इसका वेट करना है, वेट एंड वॉच, लेट देम सर्वाइव का पहले उनके हाथ में कुछ मिलने दीजिए, क्योंकि आपका जनरेशन अलग था और यहाँ की सारी बेटी जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है आरक्षण की, पहला हमें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन ये सेकंड जनरेशन का रिजर्वेशन मिल रहा है, इसका सबको डाइजेस्ट हो रहा है ऐसा भी नहीं है। बाहर के लोगों को डाइजेस्ट हो रहा है क्या ये सेकंड जनरेशन में आरक्षण का फायदा ले रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए सामने सारे हर्डल्स है। इसलिए मुझे जो यहाँ जो टॉपिक दिया इस चर्चा सत्र का, कि इस चर्चा क्षेत्र में धम्म क्रांति में युवाओं का पूरी तरह से सहभाग नहीं है, सहभाग है और रहेगा और आने साल में हम उसे देखेंगे। शायद आज मेरी उम्र शायद 40 के आसपास होगी, मेरे पीछे जो 20-25 साल का जो युवक है वो भी शायद पीछे आएगा और इसलिए हम वेट एंड वॉच करते हैं कि हम कभी भी कंक्लूजन पर हम नहीं आएंगे। थैंक यू। कुमारी प्रांजलि कुरील
इनको मैं आमंत्रित सबसे पहले मैं ये आभार प्रकट करना चाहूँगी कि यहाँ पे ना सिर्फ बोलने का पर यहाँ आने का, इस कम्युनिटी को एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला। ज़्यादा देर अपने एड्रेस को ना लंबा करते हुए मैं शुरुआत करूँगी इस बात से कि जब हम धम्म क्रांति की बात करते हैं तो जो ये क्रांति शब्द है जिसको इंग्लिश में हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये कोई कम्युनिस्ट सेंस में हम रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत ठोस हो, बहुत रिजिड हो, सिर्फ एक तरफा हो। ये जो हम क्रांति की बात कर रहे हैं वो बहुत ही प्रोसेसुअल क्रांति की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस है, प्रगतिशील है, अनिच्छा है। और जब हम मुझे लगता है कि इस क्रांति की बात करते हैं जो प्रोसेस में है, जो प्रगतिशील है, हमें ये जानना सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोसेस पूरे देश में एक बराबर नहीं है। ये प्रोसेस अलग अलग संदर्भ में अलग अलग लेवल्स पे है और इस बात का एहसास होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं दिल्ली से आती हूँ, यूपी से मेरा बैकग्राउंड है, तो बड़े होते हुए मैंने बाबा साहेब को जाना, मैंने जाना कि बाबा साहेब की वजह से ही जो हम हैं जो हैं, लेकिन जो बाबा साहेब के दिखाया हुआ बुद्ध धम्म का रास्ता था वो शायद मेरे दिल्ली यूपी वाले घर तक नहीं पहुंच पाया। तो मेरे लिए बुद्ध को जानना बहुत ही इंडिविजुअल प्रोसेस था उस टाइम पे। मैंने किताबों में तो पढ़ा था कि बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म के बारे में क्या बताया है, बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ी, लेकिन पढ़ाई और एक्चुअल प्रैक्टिस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। और मैं हमेशा से धम्म में रेफ्यूज लेना चाहती थी, लेकिन वो रास्ता कहीं मेरे पास था नहीं बड़े होते हुए। और कुछ 7-8 साल पहले ही मैं बहुत आभारी हूँ महाराष्ट्र की बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए ही कि महाराष्ट्र में ही मुझे वो कम्युनिटी मिली जिसमें मैं एक्चुअली जान पाई कि जो फिलॉसफी में अब तक पढ़ती आ रही थी उसको एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारना है, कैसे उस नज़रिए को अपनी लाइफ में लाना है कि मैं हर अपना एक्शन, अपना रिएक्शन, अपने सोचने का तरीका बुद्ध के बताए रास्ते पे, बाबा साहेब के बताए रास्ते पे लेके जा सकूं। तो कम्युनिटी मेरे लिए आई थिंक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम कम्युनिटी कैसे बिल्ड करें। और इसीलिए मुझे लगता है कि बुद्ध धम्म का ट्रांसलेशन, अनुवाद होना ज़रूरी है। और जब मैं अनुवाद की बात करती हूँ, मैं लैंग्वेजेस की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, वो एक अलग महत्वपूर्ण कोई इशू है, लेकिन जब मैं अनुवाद की बात कर रही हूँ तो मैं अलग अलग संदर्भ में हम कैसे धम्म का अनुवाद करें इसके बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बुद्ध धम्म को जानना चाहेंगे और जब उन्हें पता लगेगा तो वो खुद उस तरफ आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि भले ही मेरे पेरेंट्स की जनरेशन, उनके लिए मैं सिर्फ एक 27 साल की लड़की हूँ जिसकी बात वो नहीं सुन सकते, पर जब मैं अपने छोटे भाई बहनों से बात करती हूँ, मेरा भाई जैसे साइंस का स्टूडेंट है, जब मैं उसको अनाता अनिच्चा इसके बारे में बात करती हूँ वो तो बोलता है कि बुद्ध का धम्म जो हम बात कर रहे हैं ये साइंस से भी डीप पर्सपेक्टिव है। क्योंकि साइंस तो हमको सिर्फ दुनिया बाहर देखने के लिए बता रहा है, लेकिन बुद्ध हमको दिखा रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर जाके दुनिया को देखें। वो एक अलग ही इनडेप्थ पर्सपेक्टिव है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हमको जाके किसी को प्रीच करना है कि तुम बुद्धा को फॉलो करो। मुझे लगता है कि बुद्धा की फिलॉसफी ही इतनी सरल और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी रेलेवेंट है, इतनी साइंटिफिक है, डीपर देन साइंटिफिक है कि जब लोग उसके बारे में जानेंगे तो उनका खुद ही फॉलो करने का दिल करेगा। तो अनुवाद करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और युवा के बारे में स्पेशली बात करूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बुद्ध का धम्म आज के युवा के लिए इररेलेवेंट हो गया। इनफैक्ट मुझे लगता है आज जो सोशल मीडिया से हम सब इतना जुड़ गए हैं, उतना ही ज़्यादा अकेलापन हमारे अंदर हो गया, उतनी ज़्यादा एंजाइटी हमारे अंदर है, उतना ही ज़्यादा वर्क का प्रेशर युवाओं के अंदर है। और बुद्ध धम्म एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू मुझे उस सबसे सोल्यूशन सिर्फ नजर नहीं आते, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में। तो वो कम्युनिटी, वो माइंडफुलनेस जिसको हम बोलते हैं, वो देखने का नज़रिया, एक्सपीरियंस करने का तरीका, ये सब बहुत ही रेलेवेंट है आज के यूथ के लिए। इट्स जस्ट दैट हम इस गैप को कैसे ब्रिज करें। जो लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज़ करें, हम कह रहे हैं कि युवा बातचीत करने नहीं आ रहे धम्म के बारे में, पर मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने अम्बेडकर आदि बुद्धिस्ट फ्रेंड से जब भी मिलती हूँ, हम एक ग्रुप में बैठ के बात करते हैं, हम बुद्ध धम्म के बारे में बहुत बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूथ इसके बारे में बात नहीं कर रहा है या बात नहीं करना चाहता है, मे बी कहीं बीच में वो ब्रिज नहीं आ रहा। और ये आज का प्रोग्राम मुझे इसका बहुत एक्चुअली अच्छा एग्जाम्पल है कि मेरे जैसे इंसान जिसको लगता है कि
मैं दिल्ली से हूँ, मैं अभी बहुत रिसेंटली बुद्ध धम्म को जाना है। मुझे आज यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका मिला तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं इस बहुत संकोच भी कर रही थी कि जिस इंसान को अभी सिर्फ 7-8 साल पहले खुद को बुद्धिस्ट बोलना शुरू किया है, वो आज यहाँ पे आके अपनी बात रख रही है। पर मुझे लगता है कि हम जब इसको एक प्रोसेस की तरह देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हर कोई हर संदर्भ अपने अलग अलग लेवल से आगे बढ़ रहा है, और उसी तरह एक मैत्रीपूर्ण तरीके से हमको आगे भी जाना चाहिए। और ये सिर्फ मेरे हिसाब से एक 2 वे प्रोसेस है। हमें खुद, मैं अपने आप को भी ये बोल रही हूँ रिफ्लेक्ट करते हुए कि यूथ को बहुत ज़रूरत है कि आगे बढ़ के कम्युनिटी में हम आगे आए, अपना लेबर दे, अपना समय दे, अपना डिसिप्लिन दे, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और हम ये भी अपेक्षा करेंगे कम्युनिटी से, बिहार से, कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले जैसे कि आज हमें मिली है, कि हम इस ब्रिज को, जो मैं बोल रही थी, उसको उस गैप को हम ब्रिज कर पाए। और जैसा कि बाबा साहेब ने बोला है कि बुद्धा डिड नॉट वांट हिज धम्मा टू बिकम डेड गुड ऑफ द पास्ट। बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनका जो धम्म है वो अतीत की मरी हुई लकड़ी के नीचे दब जाए। वो बोलते हैं कि धम्मा एवरग्रीन है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे नए चैलेंजेस, नई पीढ़ियाँ, नई सोच आगे आ रही है, हमें धम्मा को भी उस हिसाब से रीइन्वेंट करना पड़ेगा। और ऐसा हो भी रहा है, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। बस इसी के साथ खत्म करती हूँ। थैंक यू अंजलि मैडम। अभी मुंबई से एडवोकेट अमोल बोधिराज जी को मैं निमंत्रित करती हूँ। हातीनं तलवार धरी बुद्ध राज्य करी जगावरी असे संत तुकडोजी महाराज म्हणतात. अशा विश्वदंत दादांना माझे वंदन. तुम्हा आम्हा सर्वांचे उद्धार करता आधुनिक भारत शिकवत डॉक्टर आंबेडकर यांच्या विचारास माझे विनम्र अभिवादन वंदन. त्याचबरोबर विचारपीठावरती सर्वच मान्यवर, समोर सर्व मान्यवर यांना सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय. मी मराठी आणि हिंदीमध्ये जाईल. हमें समय दिया है 5 मिनट का. हम और चाहते हम युवा से क्रांति, तो नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमारी मूवमेंट को आदत डालनी पड़ेगी कि युवा की सुनो. आप पहले युवा की सुनो, चाहे आप सीनियर हो, पहले आप युवा की सुनो, युवा को मंच दो, तब युवा लीडरशिप करेंगे. अगर आप युवा को मंच नहीं दोगे, आप युवा को लीडरशिप नहीं दोगे, तो युवा लीडरशिप कैसे कर सकते हैं? चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिकरण हो, या चाहे धम्म क्रांति हो. आज युवा मूवमेंट में है, पूरे भारतवर्ष में, भारत में है, अलग अलग संगठन में है, अलग अलग बुद्ध विहार में काम करते हैं. लेकिन बुद्ध विहार की कमेटी में कौन रहता है? जिनको बुद्ध विहार में आने के लिए तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द होता है, फिर भी वो बुद्ध विहार की कमेटी को छोड़ेंगे नहीं. तो कैसे क्रांति होगी? क्रांति नहीं होगी. बुद्ध के संघ में, बुद्ध ने भी अनुशासन रखा था कि बौद्ध संघ में भिक्षु कौन बनेगा? जो शारीरिक दृष्टया सक्षम है, उसको अनुमति है. तो मूवमेंट के लिए भी सैनिक की जरूरत है. तो सैनिक मनगढ़, मस्तक और मन से सभी तरीके से सशक्त होना चाहिए, और सशक्त लोग ही क्रांति कर सकते हैं. तो हमें ये सशक्त युवा बनाना पड़ेगा. ये सशक्त युवा हम बनाएंगे. इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये समाज के, हम सबकी है. ये युवा आएंगे कहां से? श्रीलंका से आएंगे, जापान से आएंगे, ये भारत से आएंगे, हमारी फैमिली से आएंगे, हमारी फैमिली से आएंगे. अगर हमारे फैमिली से हमारे बच्चे को अगर हम उनको बुद्ध विहार तक, सम्मेलन तक लेके नहीं आते हैं, तो युवा धम्म क्रांति नहीं कर सकता है. अगर हम सामने देखे जाए तो यहां युवाओं की संख्या कम है, यहां बुजुर्गों की संख्या है ज्यादा है, वयस्क लोगों की संख्या ज्यादा है. क्या उनके फैमिली में युवा नहीं है? है, लेकिन वो यहां तक लाने में वो सक्षम नहीं है. मतलब इसका मतलब, मैं आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं स्पष्ट बोलने के लिए मैं जाना जाता हूं. आप आपके घर के युवाओं को यहां तक नहीं ला सकते, मतलब आप धम्म समझाने के लिए खुद सक्षम नहीं बने हो. ये पहली बात एक्सेप्ट करो. पहली ये बात हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि धम्म शुरुआत होती है, खुद से शुरुआत होती है. अगर मुझे धम्म समझाना है लोगों को, तो मुझे
मुझको समझाना पड़ेगा, मुझे घर परिवार को समझाना पड़ेगा, मुझे आजू बाजू दोस्त सबको समझाना पड़ेगा, तभी मूवमेंट जाएगी। अगर मैं मेरे घर के परिवार युवा को यहाँ पे नहीं ला सकता हूं, मतलब मैं धर्म को अभी तक युवा तक पहुंचाने के सक्षम नहीं हूं। तो क्यों नहीं हूं? तो मुझे मेरा समझाने का तरीका बदलना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस बदलनी पड़ेगी। आज मैं भी यहाँ आता हूं, मैं भी मेरे युवा साथी को लेके आया हूं, मैं था दूसरे सम्मेलन में, वो दूसरे सम्मेलन में था, हम लोग संपर्क करते रहे, क्योंकि मैं जा रहा हूं युवा सम्मेलन, तो मेरे साथ कोई तो एक युवा मांगता है, तो मैंने उनको लेके आया, वो यहाँ पे है। हमारी बुद्धवार की कमेटी ऐसी 50-60 साल के सब, मतलब उसके ऊपर ही कमेटी छोटी नहीं रही थी। ऐसी एक हादसा हो गया, एक कमेटी चेंज होगी, वो कमेटी ने पूरा बुधवार उनके हाथ में आ गया, उन्होंने बुधवार बिल डाला। जिस बुधवार का मैं अभी अध्यक्ष हूं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया, बुधवार ही नहीं डाला कि वो कमेटी थी राजकीय लोगों की, राजकीय लोगों की क्या चाहिए, मैं बुधवार का अध्यक्ष हूं तो मेरे पास समाज है, ये लोगों को दिखाना है, वहां बुधवार में क्या काम चलता है उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। और वो अगर बुधवार है तो बुधवार का यूज कैसे करना चाहिए, कमर्शियल। यहां मुंबई और महाराष्ट्र में बुधवार जो भी शहर की तरफ है वो क्यों यूज होते हैं, विवाह सम्मेलन, बराबर, मतलब इनकम आनी चाहिए। क्या हम लोग बुद्ध लेने जाते हैं, वहां जो बुद्ध लेने उसका प्रयोजन क्या है, वो बनाने का प्रयोजन क्या है? बुद्ध लेने में क्या आप देते हैं सभा मंडप के लिए, विवाह समारोह के लिए खास बुद्ध लेने में कोई सभागृह बनाया है, ऐसा कुछ है प्रयोजन? क्योंकि हम कल्चर से सीखते हैं ना, एंसर से सीखेंगे। तो बुद्ध लेने में हम देखते हैं कि ध्यान साधना के लिए एक सभागृह है, भिक्षु के लिए सभागृह है, भिक्षुनी के लिए सभागृह है, कुछ व्यापारी आते हैं, व्यापारियों के लिए बुद्ध लेने के बाहर की तरफ उनके लिए व्यापार के लिए व्यवस्था की है। ये बुद्ध लेने की हम लोग ढांचा देखते हैं, लेकिन हमारा बुद्धवार का ढांचा कैसे है? पहले सत्र में अनेक युवा लोगों वक्ताओं ने कहा कि हमारे बीच में बुद्धवार मूर्ति रहेगी और थोड़ा और बुद्धवार थोड़ा सक्षम रहेगा कमेटी, तो बाजू में दो रूम रहेंगे, वो क्या के लिए, चेंज करने के लिए। शादी जब होती है तब चेंज करने के लिए कपड़ा सेपरेट रूम चाहिए, बस। ये हमारा डेवलप बुद्धवार हो गया। एक कंसेप्ट बदलनी चाहिए। दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, या सभेच्या घटनेमध्ये, भारतीय बौद्ध महासभेची जो घटना है संसद की, उसकी घटने में बाबा साहब ने कहा है कि बुद्धवार में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स धम्म सिमरन होनी चाहिए। अगर हम सब बुद्धवार की कमेटी आते हैं इकट्ठा, तो हमारे बुद्धवार में क्या क्या चीज है उसके बारे में चर्चा होना चाहिए, तभी धम्म जाएगा ना। अगर बुद्धवार में हमारी धम्म सिमरन नहीं है तो बुद्धवार कैसे? बिना धम्म सिमरन की धम्म चर्चा होगी क्या? वहां पे नहीं होगी, वहां से बुद्ध वंदना होगी। मतलब उसका मीनिंग समझे ना समझे, लेकिन लोग वहां आएंगे, जैसे मंदिर में जाते हैं वैसे वहां आएंगे, 3 बार नतमस्तक होंगे और बुद्ध वंदना करेंगे, घर पे जाएंगे। लेकिन धम्म चर्चा जरूरी है, धर्म चिकित्सा जरूरी है। अगर धर्म चिकित्सा नहीं होती धम्म समझेगा नहीं, तो इसलिए धम्म सिमरन जरूरी है। धम्म सिमरन होती है तो वहां पे चर्चा हुई। बाबा साहब ने कहा है, हमारे बुद्धवार में, हमारा पंचशील बुद्धवार मानपुर में है, अभी हम लोग ने 5 जनवरी 2025 में उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद हमारी G+ बनाया है, ऊपर की तरफ हमने लाइब्रेरी रखी, ऊपर की तरफ लाइब्रेरी है, नीचे हम लोगों ने बुद्ध मूर्ति है, नीचे की तरफ भिक्षु निवास भी रखा है और अंदर धम्म सिमरन भी रखा है। धम्म सिमरन हम चाहे, हम लोग इतने भी हमारे यहाँ हम लोग इनलाइटेड नहीं है, हमारे पास इतना ही धम्म की समझ नहीं है, लेकिन जितना हमें समझ में आता है उतना धम्म हम धम्म सिमरन की तरफ से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाद में हमारा छोटा सा शॉप भी है, लेकिन उस शॉप हमने क्या किया, उसको कमर्शियल किया, लेकिन हम लोग वहां पे संगीत अकादमी खोली कि कम से कम चार्जेस में वहां पे लोगों को संगीत का शिक्षा मिले। जरूरी है। तो ये जो बुद्धवार है, हम हमारे बुद्धवार से शुरुआत की कि अगर बुद्धवार होना चाहिए तो ऐसी तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे तो शायद बुद्धवार का डेवलपमेंट हो जाएगा। हमारा अभी नेक्स्ट प्लानिंग है कि हम चाहते हैं कि वहां एक आधी पैथोलॉजी हम बुद्धवार की एक जगह में खोल सकते हैं, जो कि हमारे जो लोग हैं उनको लिए कम से कम सुविधा में, आरोग्य की सुविधा हो, वो बुद्धवार में आए, वो आने के लिए आए। अभी हमारे जो संगीत अकादमी का जो फंक्शन है वो हमारे बुद्धवार में होता है। वो बुद्धवार में हर समाज के लोग आते हैं। संगीत में जो शिक्षा लेने वाले हैं वो हर एक समाज के विद्यार्थी है, उनका भी गुरु पूर्णिमा उनकी तरफ से सेलिब्रेट करते हैं। वो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम उन्होंने हमारे बुद्धवार में रखा, बुद्धवार का हॉल हमने उनको खुला किया, हर समाज के लोग वहां पे आए, शुरुआत में बुद्ध वंदना हुई और उनका सेलिब्रेशन किया। मतलब उनको
हम लोग बुद्ध विहार को अगर धम्म प्रचार प्रसार करना है, लोगों को बुद्ध विहार खुला करना है, तो हमें प्रोग्राम देना पड़ेगा। जो इसके पहले बुद्ध लेने में चलता था कि डायरेक्ट आप संदेश सिर्फ बातें करोगे तो बातें करने से धम्म नहीं बढ़ेगा, आपको प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखना पड़ेगा जिस तरह से लोग आ सकते हैं। तो ये जो संवाद है ये होना चाहिए, ये मेहता भावना बननी चाहिए। ये बनने के लिए हम लोग मेरा आपकी तक मेरा मैसेज पहुंचाइए, मेरे पास समय कम है। आप प्रैक्टिकल में अगर हमसे शुरुआत करते हैं, अगर प्रैक्टिकल में हम लोग अगर काम करते हैं तो ही हमारा बुद्ध विहार का मिशन आगे बढ़ेगा, नहीं तो हमारे सिर्फ बातें हो जाएंगी, हमारा काम होगा नहीं। मैं चाहता हूं ये बातें बढ़ी, क्योंकि मैं आज इस मंच पे खड़ा हूं, मैं एक गांव के दुर्गम बाग से यहां तक आया हूं। हमारे एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूँ लास्ट में, समय समाप्त। हाँ यस, एक एग्जाम्पल कि मैं खड़ा क्यों, ये बात बतानी जरूरी है। हमारा जो गांव था पहाड़ी इलाका था, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। मेरे माँ बाप तो शहर में रहते थे, लेकिन मैं और मेरे दादा दादी वहां पे रहते थे। तो शाम का 7 बजे का समय था हमारे यहाँ। तो 7 बजे बुद्ध विहार में घंटा बजती थी, और घंटा बजने के बाद एक हमारे पास नियम था कि चाहे कुछ भी हो बुद्ध विहार में जाना ही है। और मेरे जो दादा दादी थे वो भी अनपढ़ थे, उनको कुछ नहीं, लेकिन वो भी कहते थे, खेत से थके हुए आते थे, लेकिन वो पहले बोलते नहीं जाओ बुद्ध विहार में जाओ, वंदना करो। अगर वो तब वो प्रैक्टिस नहीं होती तो शायद आज मैं आपके यहाँ पे खड़ा नहीं होता। वो प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि कल्चर आता है वो आपके घर से आता है। आप कितने पढ़े हो ये जरूरी नहीं, आप कितना धम्म समझते हो वो जरूरी है। आप धम्म समझो और धम्म का प्रचार प्रसार करो, ये आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू बोधिराज सर जी। अभी मैं नवीन गायकवाड़ सर को आमंत्रित करती हूँ। विश्व वंदनीय तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्यागमूर्ती माता रमाई, सर्वप्रथम यांना अभिवादन करतो। राष्ट्रहितासाठी, लोकहितासाठी ज्या ज्या महापुरुषांनी आपलं सर्वस्व अर्पण केलं त्या सर्व महापुरुषांना विनम्र अभिवादन करतो। धम्म प्रचारासाठी आपलं सर्वस्व अर्पण केलं त्या भिक्खू संघाला वंदन करतो। आज ज्यांनी आयोजन केलं त्यांच्या आयोजकांना सविनय जय भीम, उपस्थित सर्वांना जय भीम। प्रश्न युवकांचा आहे आणि युवकांवर चर्चा केली पाहिजे, बोललं पाहिजे। मी क्षमा मागतो, मराठीत बोलेल, कारण की क्षमा असावी। युवकांवर चर्चा केली पाहिजे, युवकांसोबत बोललं पाहिजे। आपण जर इतिहास जाणला, सम्राट अशोक युवक होते, बुद्ध युवक होते, बुद्धांनी ग्रहत्याग केला, त्यामुळे आपल्याला धम्म मिळाला, त्या धम्माची चर्चा आपण आज करतो। सम्राट अशोकांनी हिंसा सोडली आणि अहिंसेचा मार्ग पत्कारला, म्हणून आपल्याला धम्म मिळाला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सुद्धा त्यांनी धम्मक्रांती केली, म्हणून आपल्याला धम्म मिळाला। या सगळ्यांनी क्रांती केलेली आहे, आणि बाबासाहेबांच्या नंतर जी क्रांती कोणाला करायची होती तुम्हाला आम्हाला करायची होती, मग आपण केली का हा प्रश्न आहे। 1956 ला बाबासाहेबांनी धम्म दिला, त्यानंतर आणि आतापर्यंत आताचा काळ कोणता पाहिजे होता हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारा। 1956 नंतर आणि आताचा काळ कोणता पाहिजे होता हा प्रश्न स्वतःला विचारा, म्हणजे आपल्या निदर्शनात येईल की धम्म प्रचाराचं काम आपण केलं की नाही। खरंच आपण धम्म प्रचाराचं काम केलेलं नाही। जर आपण केलं असतं तर आपण परिपक्व बुद्ध असतो आणि इतर धर्मांना आपण आपल्या धर्मामध्ये धर्मांतरित करत बसलो असतो आताच्या काळात, आणि हा काळ पाहिजे होता। पण हा काळ झाला नाही। या प्रत्येक पिढीने जसं जमल तसा धम्म पोहोचवला, तसा धम्म प्रत्येक पिढीपर्यंत पोहोचवला। प्रत्येक पिढीमध्ये गट्टत होतं, प्रत्येक पिढीमध्ये भेद होते, त्या भेदामुळे जसा पाहिजे तसा आचरणशील धम्म पोहोचलेला नाही। कारण प्रत्येकाचं अनुकरण करावं लागतं, की माझ्या आईवडिलांचं मी अनुकरण करतो, माझ्या आईवडिलांनी मला धम्म दिला, त्याचपर्यंत जेव्हा मी समाजात येतो, समाजामध्ये माझ्या अनेक संस्था संघटनाची प्रतिनिधी आहेत, सिनियर आहेत, त्या सिनियरांचं ज्यावेळेस मी अनुकरण करतो तर त्यांचे आपसातच मतभेद आहे, तर मी कसं काय ते अनुकरण करणार। त्यांच्यामध्ये इतके मोठे वाद आहेत, पदामुळे प्रतिष्ठेमुळे इतका मोठा त्यांच्यामध्ये संग्रह आहे, तर त्यांनी धम्म जाणला का नाही हाच प्रश्न निर्माण होतो। जर ते धम्म सांगताय मग तुम्ही धम्म कोणत्या परीचा जाणला, धम्म तर नीती सांगतो, मग तुमच्यात ती नीती आहे का हे चिंतन आपण केलं पाहिजे। वरिष्ठ फक्त वरिष्ठ होत नाही, वरिष्ठांनी खालच्यांना सांभाळून घेतलं पाहिजे, त्यांची भूमिका समजून घेतली पाहिजे, त्यांच्या भूमिकेला न्याय दिला पाहिजे, त्यांना दाद दिली पाहिजे। आपण बऱ्याच वेळा बघितलं, मी बऱ्याच वरिष्ठांमध्ये मी सुद्धा काम करतो, कार्यरत आहे, बोटावर एवढे मोजणारी लोक असतात, ते युवकाला सोबत घेऊन चालतात, बाकी सगळं मागं ढकलण्याचा प्रयत्न करतात। युवा फक्त आम्हाला पुढच्या उचलायला पाहिजे, युवा फक्त व्यवस्था करायला पाहिजे, युवा फक्त या सगळ्या व्यवस्था निर्माण करायला पाहिजे, सामान आणायला पाहिजे, गाडीवर घेऊन फिरायला पाहिजे।
पण मुख्य आयोजक म्हणून नको बोलायला नको. आज मी अशोक सरांचं मी धन्यवाद देईन की त्यांनी आज या ठिकाणी बोलायची संधी तरी दिली. तर इथं तुम्ही अनेक धम्मपरिषद बघितले असाल, सगळे वरिष्ठच आपले गुण गात असतात, आपली गीता गात असतात, आपलं सांगत असतात. पण धम्म हा ट्रान्सफॉर्म आहे. उपस्थितांना मी प्रश्न करेल, आपण सगळ्यांनी धम्म जाणलेला आहे, तर तुमच्यापैकी तुमच्या विहारात किती जणांनी धम्म वर्ग सुरू केलेले आहेत येणाऱ्या पिढीसाठी? प्रश्न सगळ्यांसाठी आहे. तुमच्या विहारात तुम्ही थोडं धम्म जाणलेलं आहे. तुम्ही पंचशील जाणता, तुम्ही सुत्त जाणता, तुम्ही धम्म जाणता, तुम्ही सगळं जाणता. मुलांना एवढं नाही पाहिजे. मुलांना पहिलं पंचशील जरी मराठीमध्ये दिलं ना तर त्यांच्यासाठी खूप काय आहे. किती जणांनी धम्म वर्ग सुरू केलेला आहे त्यांच्या विहारामध्ये, त्यांच्या संघटनेमध्ये. बघा, ही शोकांतिका आहे. जर येणाऱ्या पिढीला ट्रान्सफर करायचं असेल, धम्म हा ट्रान्सफरेबल आहे. तुम्ही जितकं शिकाल तितकं ट्रान्सफर करा, जितकं घ्याल तितकं द्या, जितकं घ्याल तितकं द्या. जर दिलंच नाही तर मग घेणार कोण आणि पोचणार कसा? धम्म हा पोचला पण पाहिजे. फक्त घेऊन मी विद्वान झालो, मी पंडित झालो म्हणजे ब्राह्मणाच्या वर उंच तोरा मिरवायला लागलोय आपण, पण खाली अजूनही ती दरी आहे. हा काळ खूप भयान आहे, अनेक जण भोगत आहे. आता आपण जर जागे झालो नाही आणि धम्मच आपलं रक्षण करणार आहे. धम्म खूप सोपा आहे, सरळ आहे. जर आपण सगळ्यांनी ह्या ठिकाणी आजच्या अधिवेशनामध्ये जर संकल्प केला, जर आम्ही 100 लोक आहोत तर 100 धम्म संस्कार वर्ग सुरू होतील ऍट ए टाइम. जर प्रत्येकाने मनाला ठाम घेतले अधिवेशनानंतर की माझ्या घरी जाऊन मी मुलांना पंचशील का होईना, मराठी भाषांतर का होईना, त्यांना घेऊन बसेल, त्यांना महापुरुष का होईना मी समजून सांगेल, त्यांच्याशी बोलेल, त्यांच्याशी चर्चा करेल. जर लहान मुलापासून सुरुवात केली ना तर आमच्यासारखे युवक क्रांती करायला तयार होतील. पण ही सुरुवात तुम्हाला करावी लागेल. तुम्ही स्वीकारायचं, तुम्ही स्वतःजवळ ठेवायचं, द्यायचं काही नाही. तर धम्म आणि कोणतीच क्रांतीला अपेक्षा करू नका. म्हणून सुरुवात ग्राउंड फ्लोअर पासून करावं लागेल. प्रत्येकाला वेळ द्यावा लागेल. रिटायरमेंट नंतरचे कार्यक्रम तुम्ही सगळे विहारात करताय, रिटायरमेंट नंतरचे सगळे प्रोग्राम तुम्ही अरेंज करताय. पण सध्या चळवळीला युवकांची गरज आहे, तुमची सुद्धा गरज आहे. कारण तुमच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे, तुमच्याकडे अनुभव आहे, तुमच्याकडे ज्ञान आहे आणि हे ज्ञान त्या पिढीला पाहिजे. जर दिलंच नाही तर पिढी घडणार नाही. लक्षात ठेवा. तुम्हाला फक्त मंच पाहिजे, विहार नको, विहाराच्या भिंती नको, खाली जमिनीवर बसायला नको, तुम्हाला खुर्च्या पाहिजेत. कशी काय पिढी घडेल? जर पिढी घडवायची असेल तर तुम्हाला विहारात जावं लागेल, तुम्हाला ते विहार खोलावं लागेल, विभागामध्ये फिरावं लागेल, ती मुलं आणावं लागतील आणि तो वर्ग सुरू करावा लागेल आठवड्यातून एकदा का होईना. तर ती क्रांती होईल आणि त्या मुलाला धम्म समजेल आणि तो धम्म गरजेचा आहे. म्हणून मी विनंती करेन सर्वांना. मी स्वतः एक वर्ग, मी सुद्धा चिंतन केलं, मनन केलं की काय अपेक्षित आहे, काय करायला पाहिजे. अनेक कार्यक्रम आयोजित केले, पण ज्या वेळेस बघितलं की मुलांसाठी जर आपल्याला काही करायचं असेल तर धम्म वर्ग सुरू करावा लागेल. आम्ही सातत्याने धम्म वर्गाची अपेक्षा करेन. मी स्वतः एक धम्म वर्ग माझ्या विहारात धम्मती बुद्धविहारामध्ये चालवतो. मुलं येतात, मुलं हळूहळू मुलांना गाथा यायला लागल्या, संपूर्ण गाथा पाठ झाले. मुलं सर्च करायला लागले काय आहे धम्म. मुलं बोलायला लागले, मुलं समजायला लागले, मुलं पाली भाषा शिकायला लागले. हे परिवर्तन पाहिजे आपल्याला. तर त्या अधिवेशनाचा महत्व आज सिद्ध होईल. या ठिकाणी बदल घडला पाहिजे. अधिवेशनामध्ये आपण बघतो, राजकारणामध्ये आपण अनेक अधिवेशन होतात, पण त्यातून प्रश्न मार्गी लागतात. हे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. शिक्षणाचा प्रश्न तुम्ही माहित असेल, वय वर्ष 18 सरसकट पास करण्याचं धोरण शासनाचं आहे आणि त्या धोरणामुळे मजुरांची संख्या मोठ्या संख्येत वाढत चाललेली आहे. युवक हा मजूर झालेला आहे, मजूर. म्हणून मी विनंती करेन की आपल्याला ऍक्शन प्रोग्राम स्वतः बौद्धविहार समन्वय समिती देईल म्हणून नाही, मी एक बौद्ध उपासक आहे म्हणून माझं आद्य कर्तव्य आहे की मला धम्म वर्ग, मला आचरण वर्ग, मला माझं स्वतःचं आचरण करून इतरांना शिकवावं लागेल. मी जाता जाता एकच शब्द बोलेल कि बाबा साहब को मानने वाले लाखों है मगर उनकी मानने वाले कुछ गिने चुने हैं. जिस दिन ये सारे उनकी मान ले तो सही में ये देश का इतिहास बदल जाएगा. जय भीम. जोर से बोलिए. किसी को नींद आ रही है, किसी का सिर घूम रहा है, किसकी वजह से कोई ट्रेन में बैठे होगे, ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है ना? किसी को नींद आ रही है? हाँ, तो फिर से बोलिए नमो बुद्धाय जय भीम. एक बार फिर से नमो बुद्धाय जय भीम. ओके. पूरे विश्व को जिन्होंने सुख शांति मानवता तथा दुख मुक्ति का आर्य संदेश दिया, ऐसे
दुख मुक्त मार्गदाता महामानव महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जिन्होंने अपनी शुद्ध प्रज्ञा से निर्माण किया हुआ सद्धम्म और इस सद्धम्म का पिछले 2600 सालों से लगातार दिन और रात प्रचार और प्रसार करने वाले पूजनीय भिक्षु संघ, ऐसे महान और सर्वश्रेष्ठ त्रिरत्नों को मैं सबसे पहले वंदन करती हूँ, जिनके महान और तो युवा शक्ति में धम्म क्रांति की भूमिका, इस पर मैं बात करनी चाहूंगी। तो बुद्ध धम्म ये हमारा जीवन जीने की क्या है, जीवन जीने का मार्ग है और इसमें 5 पंचशील, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता, इस मूल्य के आधार पर हम लोग हमारे जीवन में आचरण करते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, शारीरिक और मानसिक हमारा क्या होता है, कल्याण होता है। और जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम समाज को तो बदल नहीं सकते, पूरी तरह से बदल नहीं सकते, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो अपने घर से करनी पड़ेगी। जो बड़े लोग हैं वो आचरण करेंगे तो तभी छोटे बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चे आचरण करेंगे। और जो विहार में जाते हैं, विहार में जाने के बाद कौन जाते हैं, यंग जनरेशन रहता है क्या, नहीं, बूढ़े लोग रहते हैं। बूढ़े लोगों का क्या काम है, विहार में कौन सा काम है क्या वो कोई कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बताया कि हर संडे को क्या करना है, अपने परिवार के साथ विहार में जाना चाहिए। इस क्यों बोला होगा ऐसे कि इतवार को जाना चाहिए, कुछ रीजन था। हमारे लोग कैसे हैं, गरीब है, इसलिए रोज तो नहीं आ सकते, लेकिन एक दिन समय निकाल कर आना चाहिए। तो हम रोज क्या करते हैं, खाना खाते हैं। जिस तरह हम रोज खाना खा के एनर्जी आते हैं, उसी तरह हम रोज विहार में रोज जाएंगे तो हम बच्चों को लेकर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी धम्म का क्या करेंगे, सुनकर पालन करेंगे, आचरण करेंगे। और सब लोग बोलते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, हमें बिहार में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो हमारे बारे में बताते कि हम दोनों नौकरी करने के बाद भी 1 घंटा बिहार में देते हैं। और हम दोनों ही नहीं तो हमारा बच्चा भी 13 ईयर का है, वो भी हमारे साथ जाता है। और 1 घंटा दोनों अलग अलग बिहारों में 1-1 घंटा रोज, हर दिन 1-1 घंटा हम क्या करते हैं, प्रबोधन करते हैं। और हर संडे को हम धम्म संस्कार वर्ग भी लेते हैं। और उस संडे को हमारे बच्चे नहीं तो अदर कास्ट के जो बच्चे हैं उसको भी हम पढ़ाते हैं। तो ये है शिक्षा का पावर, ये है धम्म का पावर। और इसी तरह जो हमने युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को आकर्षित कैसे करना है, बिहार में कैसे लाएंगे, तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी। हम सोचते हैं क्या, क्यों नहीं आते होंगे बिहार में युवा पीढ़ी, क्यों नहीं आते होंगे, सोचते हैं क्या करना पड़ेगा। तो हमें लाइब्रेरी ओपन करनी पड़ेगी और बच्चों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इकट्ठा करने के बाद जो अभी स्थिति कैसी है, इतनी स्थिति गंभीर है कि आप लोगों को पता ही है, जो अंगुलीमाल है, अंगुलीमाल सुना ही होगा, अंगुलीमाल का नाम सुना ही होगा। इतना खूंखार, इतना क्या करता था, लोगों को काट के अंगुली को क्या करता था, माला बनाता था और माला बना के अपने गले में डालता था। तो क्या हुआ कि एक दिन भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर वो क्या हुआ, यानी परिवर्तन हो गए और एक अहर्त भिक्षु हो गए हैं। कौन, एक डाकू अंगुलीमाल। तो हमारे बच्चे ऐसे परिवर्तन नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इतने खूंखार है क्या हमारे बच्चे, है क्या,
नहीं, जो डाकू अंगुलीमाल को बदला सकते हैं, वो बदल सकते हैं, तो हम हमारे बच्चों को बदलाव नहीं सकते? बिहार में आने के लिए आकर्षित नहीं कर सकते? जो अभी की स्थिति है कि अभी क्या हो रहा है समाज में कि यानी आत्महत्या हो रही है, ये युवा पीढ़ी है क्या कर रही है, आत्महत्या कर रही है, अलग अलग यानी घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं हो रही है, ये इसका यानी किसको श्रेय जाता है? ये जो गलत काम हो रहे हैं तो किसको श्रेय जाता है? जो पंचशील हमारे जो शुरुआत से पंचशील लेंगे, पंचशील का आचरण करेंगे, तो ये गलत कामें जो हो रही है, ये काम होंगे क्या? नहीं होंगे। वो पंचशील नहीं तो अष्टांगिक मार्ग या 10 पारमिता न पालन करके होंगे, पंचशील लेंगे, उसका समझ में आएगा, तो ये समाज को क्या करेंगे? अच्छी तरह से रखेंगे। और ये युवा पीढ़ी है, क्या है? युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी की अभी स्थिति, एजुकेशन होने के बावजूद भी वो कैसे है? बेरोजगार है। तो हम बिहार के माध्यम से उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते या नहीं निकाल सकते? अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह हम युवा पीढ़ी को क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हर दिन पढ़ा नहीं सकते क्योंकि स्कूल रहता है, तो संडे के दिन संडे स्कूल के मार्ग से हम उन्हें धम्म का ज्ञान दे सकते हैं और अपनी पीढ़ी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए सबका धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सबसे पहले मैं अशोक सरस्वती सर जी का और डॉक्टर भारती प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का और इतना अच्छा कार्यक्रम अटेंड करने का उन्होंने मौका दिया है। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने मिली मुझे कि आप सब लोगों ने युवा पीढ़ी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपकी जो मांगे हैं जो युवा पीढ़ी ने करनी चाहिए। तो मैं जैसे भालसागड़े सर ने कहा था, अभी जो चर्चा सत्र था काफ़ी बहुत अच्छा नॉलेजेबल चर्चा सत्र था। यहाँ जो बैठे सभी लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो बहुत ही नॉलेजेबल थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे वारसागड़े सर ने कहा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सफेद बाल वाले हैं, तो मैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिप्रेजेंटेटिव युवा पीढ़ी जो कर रही हूँ मैं, तो मैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहूंगी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास जो नॉलेज है वो आप युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंचाओगे। जैसे हमने अभी बात की थी कि जमाना डिजिटल मार्केटिंग का है, जमाना एआई का है, जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है। तो आपको सोशल मीडिया पता है, आप इंस्टा पे हो, आप फेसबुक पे हो, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा उसका वक्त बीत रहा है इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे। तो आपका जो नॉलेज है वो आप नॉलेज 1-1 मिनट के वीडियो, 5-5 मिनट के वीडियो बना के वो शेयर कर रहे हो क्या? क्योंकि मैंने जो अभी यहाँ चर्चा सत्र में जो नॉलेज देखा वो काफी अच्छा था। मैं तो लकीली यहाँ पे अवेलेबल हूँ, इसलिए मैंने सुना। वो जो अवेलेबल है नहीं, उनको कैसे सुन सकते हैं, वो कैसे सुन सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका नॉलेज आप युवा पीढ़ी तक पहुंचाओ, 1-1 मिनट के, 5-5 मिनट के वीडियो बना के, बस। तो ये मैं कहना चाहूंगी। और दूसरी बात है कि जैसे मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, और मैं मोस्ट ऑफ बुद्धिस्ट प्लेसेस विजिट करती हूँ। सो बोध गया, यूपी, बिहार, नेपाल, स्पीति, लद्दाख, ये मैंने काफी ट्रैवल किया है, बाहर भी किया है, जैसे दुबई हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया। लेकिन वहां पे तो पता है कि लोग बुद्धिस्ट है। मैं जब यूपी, बिहार या राजस्थान, जो मेरे दोस्त हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि इंडिया में बुद्धिज्म एग्जिस्ट करता है। वो जब मैं बोलती हूँ कि मैं एक बुद्धिस्ट लड़की हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि बुद्धिस्ट, मैं तो सबसे पहली लड़की हूँ जो बुद्धिस्ट से मिल रही हूँ। सो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे बुद्धिस्ट है, ये सबको पता नहीं है। मोस्ट ऑफ बाहर के लोगों को भी नहीं पता कि बुद्धिज्म एग्जिस्ट करता है इंडिया में, क्योंकि मैं काफी घूमते रहती हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन आते हैं। मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि बुद्धिस्ट है इंडिया में? हाँ, तो इतने सारे लोग बैठे हुए, ये सारे बुद्धिस्ट ही है। तो मैं जैसे मैंने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी आप ध्यान में रखें, और प्लीज हो सके तो सोशल मीडिया पे आइए और आपका नॉलेज स्प्रेड कीजिए, ताकि हम युवा पीढ़ी तक आपका नॉलेज
आए और हम वो सुन सके और उससे हमें प्रोत्साहन मिले, क्योंकि बहुत प्रोत्साहित करती है ये बातें। एक एक मिनट के वीडियो हम शायद उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन यस बहुत जरूरी है इस सब चीजों पे ध्यान देने का, सोशल मीडिया के थ्रू मीडिया में आने का, सोशल मीडिया में आने का। थैंक यू सो मच। इतनी बात कहकर मैं अपने शब्द खत्म। थैंक यू। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय बोलने के बाद नमो बुद्धाय बोला जाता है, यह है धम्म क्रांति की शुरुआत। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सबसे पहले हमारी जो बहन है लोखंडे ताई ने आप में अच्छा जोश भरा, वो युवा की निशानी है। बोधिराज जी ने जो बात कही वो काफी अच्छी बात कही। उन्होंने समस्याएं भी बताई और समस्याओं के साथ कुछ समाधान भी बताए जो इंप्लीमेंट करने के लायक है। ऐसे नहीं है कि वो लायक नहीं है, वो करना चाहिए। देखिए, महात्मा फुले जी ने जब स्कूल खोला तो पूरे देश में नहीं खोला, उन्होंने सिर्फ पुणे में खोला और पुणे का मॉडल पूरे देश में चला। तो हमें क्या बनाना है? मॉडल बनाना है। छत्रपति शाहू जी महाराज ने क्या किया? छत्रपति शाहू जी महाराज ने जो आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया, कहां दिया? कागज में दिया। कोल्हापुर में भी नहीं दिया, पूरे कागज में दिया। इंप्लीमेंटेशन पूरे देश में हुआ। तो ये जो बात है, ये हमको हमारे मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, तो उसका अनुकरण होगा, और जब अनुकरण होगा तो क्रांति के लिए वो बीज रोपण होगा। तो ये बातें हमें करनी है। सबसे पहली बात, ये जो क्रांति, धम्म और क्रांति, ये क्रांति जो वर्ड है ना, तो जैसे प्रांजलि जी ने कहा था कि ये कम्युनिस्ट टाइप का शब्द लगता है, तो वो है भी वैसा ही शब्द, ऐसे नहीं कि नई शब्द। क्योंकि जब भगत सिंह का जब नाम लेते हैं और क्रांति की जब बात करते हैं तो वो रक्त रंजित क्रांति ही याद आती है। तो क्रांति जो है, उन्होंने काफी सटीक तरीके से एक बात बताया। क्रांति बाबा साहब ने प्रोसेस से बताई हुई चीज है, एकदम से नहीं बदल सकते। बाबा साहब ने 35 में घोषणा की थी, मैं हिंदू बन के जन्मा हूं लेकिन मैं हिंदू बन के नहीं मरूंगा। 35 में घोषणा की थी, 56 में जाके धम्म लिया है। काफी तगड़ा प्रोसेस है ये, और ये प्रोसेस से अगर आप नहीं गए तो आप क्रांति नहीं कर सकते। और युवा 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 जो है, जब 20 साल से बाबा साहब ने 36 से 56, जब 20 साल आप तप करोगे, बुद्ध ने तप किया था, जब 20 साल आप तप करोगे तब जाके युवा बनेगा। 40वें साल में वो युवा बनेगा, तो तब तक तो उसका करियर बन जाता है सर, सोनोने सर, तब तक तो उसका करियर बन जाता है। तो ये जो बात है, ये बात को हमको समझना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये तरीके से अपने अपने क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रिटेशन, उन्होंने बहुत सही वर्ड यूज किया था, अनुवाद। अनुवाद नहीं, आपको कहना है कि उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि मैं अपने जब शील समझता हूं तो मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट करता हूं, अपने तरीके से करता हूं। मुझे जो सोईस्कर लगता है मैं उतना ही, ठीक है, बुद्ध ने कहा है मैं मटन खा सकता हूं, मैं मेरे तरीके से उसको समझ लेता हूं। मुझे काफी अच्छा उनका स्पीच लगा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कोई तत्वज्ञान नहीं बताया, उन्होंने एक चीज बताई, अपने अनुभव के साथ धर्म को जोड़ा, इसलिए उनकी बात बहुत सटीक तरीके से लोगों को तक पहुंची और वो सटीक रही। अभी जो बात है कि क्रांति का जो वर्ड है, जैसे मैंने बताया 20 साल में क्रांति होगी, एकदम से नहीं होगी। और तो उसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू करना ये हमारी जिम्मेवारी है। देखिए, आपने बुड्ढों को कोसा, बुड्ढे युवाओं को कोसते हैं, चलेगा कैसे भाई? वो बोलते हैं युवा नहीं आते, ये बोलते हैं, ये बोलते कि बुड्ढे मंच नहीं देते। देखिए सर, मंच मतलब क्या होता है? राजगद्दी है, और राजगद्दी कोई भीख से नहीं देता है, छीन के लेनी पड़ती है। सही है ना? यहां पे मेरी भगिनी है रंजना ताई भागवतकर, उनके साथ मैंने जब सबसे अकेला युवा था बुड्ढों के बीच में, तब युवा जाता था, मैं जाता था उनके सामने, उनको कोसता था, उनको सवाल पूछता था। सवाल पूछने लगा, उन्होंने मुझे कार्यकारिणी में लिया, ट्रस्ट में लिया, वो वहां पे मौजूद है, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो मैंने मेरी जगह बनाई। अशोक भाऊ को मैं जब मैं 10वीं में था तब से जानता हूं।
10वीं में तब से जानता हूं। तो आज 17 साल का जॉब करता हूं मैं, 17 साल का एक्सपीरियंस है मुझे मेरे करियर का इंजीनियरिंग के। तो इतना बड़ा फासला है। तो 10वीं में था मैं तब से मैं जानता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैंने उनको सुना और जब भाऊ ने मुझे बोला कि राहुल तेरे को जिम्मेदारी लेनी है, अरे उनको क्यों लगा, इनके इतने सारे युवा वो मिलते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं, उन्हें क्यों लगा कि राहुल तुझे जिम्मेदारी लेनी है? जब उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने बोला भाऊ मैं तैयार नहीं हूं। भाऊ बोले तैयार करना मेरा काम है, तैयार करना मेरा काम है, तब जाके क्रांति होगी। और उन्होंने मुझे टारगेट दिया। क्या टारगेट दिया? इस अधिवेशन के लिए 1 लाख रुपए जमा करना है। मैंने क्या बोला उनको? मैंने बोला उनको भाऊ 1 लाख नहीं, मैं 1.25 लाख दूंगा। तालियां आप बजाइए। अब मैं बोलता हूं, मैंने 1.5 लाख जमा किए हैं। मैंने मतलब मैंने नहीं, वहां पे सब लोग हैं मेरे कोल्हापुर, सातारा, सांगली, पुणे, यहां पे मेरे बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा जोड़ा और पैसा जोड़ के जो बना उस 1.5 लाख बनाया। ये मेरे को सिद्ध किया है। जब तक आप लोग यहां पे बैठे हो, यहां का बुड्ढा एक भी तुमको चांस नहीं देगा। क्यों देगा भाई? वो क्यों देगा? वो क्यों देगा? वो देखो आप सब कॉलेज में पढ़े हो। जब फर्स्ट ईयर में मैं था, मैं नहीं रैगिंग लूंगा, मैं रैगिंग नहीं लूंगा। इंजीनियरिंग कोई पढ़े होगा तो उनको मालूम है। और जब वो जाता है सेकंड ईयर में, वो रैगिंग खुद लेता है। सास बोलती है, जब बहू होती है तो बोलती है कि मैं मेरे बहू को बहुत अच्छे से मतलब पालूंगी, मेरी सास कितनी खराब है। और जब वो सास बनती है तब तो ये बुड्ढे लोग तुमको क्यों चांस देंगे? आज इसलिए आप वो बुड्ढों को कोस रहे हो। अरे उनको बोलो कि जब तक देखो बुड्ढे और हम जब साथ में नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो सर ने एक बात कही थी, हमारे लोगों में बहुत मतभेद है। सर मतभेद जो है वो आदर्श लोकशाही का प्रमाण है। अगर आप में और मेरे में मतभेद नहीं है तो इसका मतलब है कि हम दोनों भी गुलाम हैं। हम दोनों भी गुलाम हैं। अरे ये एकलौता समाज है, एकलौता। बड़े तरीके से मतलब बहुत बोल रहा हूं मैं कि जब यहां पे लोग बीएसपी का काम करते थे ना, बाबा साहब का पोता प्रकाश जी आंबेडकर का भी ये लोग विरोध करते थे महाराष्ट्र में। मतलब ये बड़ी बात है ना, जिन्होंने हमें बनाया है। आज हम क्या बोलते हैं? हमारी पहचान क्या है? अंबेडकरवादी। उन्होंने जिन्होंने हमें अंबेडकरवाद दिया है उनका भी हमने विरोध किया है जब हम बीएसपी में काम करते थे। इसका मतलब क्या है? समझ लो आप कि बाबा साहब ने यह हमको सिखाया है। मतभेद है तो आप उसे जाहिर करिए, लेकिन एक जो बात बाबा साहब ने बताई वो बड़ी हमारे दिमाग में नहीं घुसती। वो जो है कि हमने समन्वय के साथ चलना चाहिए। वो रह गया हमारे साथ, समन्वय के साथ चलना चाहिए। मोहन भागवत क्या बोलता है मालूम है क्या? वो भाजपा को गाली देता है लेकिन समन्वय बराबर अंदर से करता है ना। तो भाई मेरे बाप ने बहुत खस्ता खाई है। अगर आज वो बोलता है कि मैं आज बिहार में मतलब मंच पे बैठा हूं, गलत क्या है? उन्होंने भी कुछ काम किया है ना। लोग देखो, कोई भी पद और प्रतिष्ठा देता नहीं है, कोई भी मुझे पैसा देता नहीं है। 1.5 लाख रुपए ऐसे ही नहीं दिया है। समाज में मेरी कोई इज्जत होगी, समाज में मेरा कुछ काम होगा, समाज में कुछ लोग मुझे पहचानते होंगे, इसकी वजह से मुझे वो पैसा मिला है, पैसा दिया है लोगों ने। तो मेरे पास क्या है? मेरे गांव में जब मैं बचपन से जानने वाली 2 महिलाएं यहां पे बैठी है, मेरी आई जैसी महिलाएं हैं, उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। मेरे पिताजी दारू पीते हैं, मेरे घर में कोई भी धम्म का संस्कार नहीं था। जाहिर मन से बोल रहा हूं मैं, मेरे घर में कोई धम्म का संस्कार नहीं था। हमारे यहाँ पे लक्ष्मी और बुद्ध की मूर्ति की सबकी पूजा होती थी। इतने हम उदार मतवादी थे, बराबर है। तो जब मैंने पहली बार 10वीं में जब अशोक भाऊ जैसे लोगों को सुना, जब मैं समझा, तब मुझे एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञा दी है। क्या दी है? 22 प्रतिज्ञा। तो अगर मैं बाबा साहब का बच्चा हूं तो मुझे इसका पालन करना चाहिए। तो मैंने शुरू कर दिया। पहले मेरे घर की लक्ष्मी हटा दी। मेरी मां उपवास करती थी, उसके उपवास बंद करे।
आज वो मेरी माताएं है वहां पे बैठी हुई, आज वो बुद्ध विहार में सक्रिय काम करती है। आज देव भगवान सब उसके छूट गए हैं। क्रांति होती है, क्रांति होती है, नहीं होती नहीं, ऐसा नहीं है, होती है। ये बदलाव है, ये प्रोसेस है। हमको एकदम से जाके तलवार निकाल के बोला है दम पार, नहीं जमेगा। कौन है भाई तू कौन बोलने वाला कौन है मुझे? जिस बाबा साहब की तू बात करता है ना, उस बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के तहत मुझे भी बोलने का अधिकार है। तू कौन है मुझे बोलने वाला? तू कौन है मुझे बोलने वाला? तो ये बातें हमको समझनी है, ये बातें हमको समझनी है। देखिए, इथे पाहिजे जातीचे येड्या गबाड्याचे काम नव्हे। क्रांति सर जो बोल रहे हो ना, यहाँ पे युवा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्रांति वो लोग नहीं करते, क्रांति सब लोग नहीं करते हैं, क्रांति सब लोग नहीं करते हैं। क्रांति के लिए मैं खड़ा हूं, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। जब आप बोलते हो ना, तब से क्रांति शुरू हो गई है। कौन कौन बोल रहा है यहाँ पे? अगर ये बुड्ढा अशोक सरस्वती अगर बोल रहा है कि मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, क्रांति यहीं से होती है, तो युवा की जरूरत नहीं, फिर तो युवा की जरूरत नहीं है। तो ये समझ लो, जिसने जितना त्याग किया है उसका उतना सम्मान हमें करना है, तभी हम क्रांति के लायक बनेंगे। अब सिंपल क्रांति की परिभाषा क्या है? बुद्ध धम्म की क्रांति की परिभाषा क्या है? एक दोस्त है मेरे, स्कूल टीचर है, बोले मैं स्कूल में सभी बच्चों को क्या पढ़ाता हूं? मैं पंचशील पढ़ाता हूं। मैं परेशान, तो ये पंचशील पढ़ाता है स्कूल में और झेड़पी के स्कूल में, तो कैसे क्या? तो बोला मैं ऐसे लोग बच्चे खड़े करता हूं और बोलता हूं, बोला रे पोरांनो, मी चोरी करणार नाही, हो बरोबर आहे, मी खोटं बोलणार नाही, मी व्यभिचार करणार नाही, मी दारू पिणार नाही। अरे ये अगर आप मराठी में कोई भी समाज के बारे में बोलो, कोई भी जाति के धर्म के सामने जाके बोलो कि बेटा धम्म ये है पंचशील पाळणं, पंचशील पाळणं, कोण बोलेगा की मेरा नाही आम्ही नाही पाळत पंचशील तुमच्या बुद्ध धम्माचं, कारण काय चोरी करू दे आमचं पोरग, म्हणणार आहे का कोणी? अरे हाच तो धम्म है ना, यही तो धम्म है, पंचशील पालन करना यही धम्म है। दूसरा तीसरा कोई धम्म क्रांति नहीं है। ये जो आप समझ रहे हो ना, पंचशील पालना, पंचशील का पालन करना, ये धम्म क्रांति है। इसलिए हमको धम्म क्रांति की परिभाषा समझनी है। दूसरी बात ये समझनी है कि क्रांति, युवा जो क्रांति करेंगे तो वो क्रांति उनको करना है, लेकिन उसका तरीका जो है वो अलग होगा। आज के समय में मोर्चा निकाल के नहीं चलने वाला है, मोर्चा चाहिए, लेकिन जो हमारी प्रतिभा पाटिल इन्होंने जो बात कही, वो बात बहुत जरूरी बात है। वो बात ये थी कि आज आपके सामने जो क्रांति हुई है, उस क्रांति के 2-4 मुद्दे मैं आपको बता देता हूं, बहुत जरूरी मुद्दे हैं। जब 7वीं और 8वीं लहर चल रही थी, 7वां और 8वां ये चल रहा था, बंगाल के इलेक्शन का प्रचार चल रहा था और मोदी उसमें पूरा काम कर रहा था। तो हमारे एक गुजरात की भगिनी ने लिखा, मेरा राजा नंगा है करके वो कविता लिख दी और वो सभी भाषा में परिवर्तन हो गई और सब शेयर कर रहे लोग। उस कविता का इतना परिणाम हो गया कि उसको वो 7वां 8वां चरण छोड़ के आना पड़ा और लोगों को देखना पड़ा। वो लाशें बिहार से वो चल रही थी, वो सब, तो उसका परिणाम क्या हो गया? तो वो कहां पे चला, वो क्रांति कहां पे चली? मोदी तुमको नहीं मानता, तुम रास्ते पे निकलो, गोली मार के मार देगा तुमको। उसको वो बेशरम आदमी है, उसको कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे लिखते हो ना, तो जग में उसकी जो बदनामी होती है, उसका बहुत डर है उसको, और आप यही उसको करते नहीं हो। आप यहां पे बोलते हो, अरे लिखो ना ट्विटर पे, अरे लिखो ना इंस्टाग्राम पे, लिखते नहीं हो। तो जब ये जो क्रांति हुई थी, कहां से क्रांति हुई? ये मोबाइल से क्रांति हुई। बैठ के लिखना है सिर्फ, क्यों नहीं लिखते भैया? अभी ये जो बात है, दूसरा जो मतलब एक उदाहरण है, ये भी कहां का है? क्रांति कहां से शुरू हुई? श्रीलंका में क्रांति कहां से शुरू हुई? मोबाइल से शुरू हुई। जिस मोबाइल को आप खराब बोल रहे हो, उसी ने क्रांति की। नेपाल में कहां से क्रांति हुई? जेन जेड जिसको बोलते हो, जेन जी, कहां से क्रांति हुई? मोबाइल से क्रांति हुई। आपको अपने टूल, कांशीराम जी बोलते थे
कि जो टूल आपने हमारे खिलाफ यूज किए, उन्हीं टूल को यूज करके मैं आपको हराऊंगा। क्यों नहीं कर सकते आप लोग? क्यों नहीं कर सकते? यही तो आपको करना है ना, उन्हीं के टूल यूज करना है आपको। बैलेट के खिलाफ बोल बोल के क्रांति नहीं होने वाली है। वो जो हरियाणा के एक आदमी ने बताया दिया ना कि गिनो वीवीपैट, गिन के बताओ ये ऐसा ऐसा हो गया, तब जाके वो पता चला कि ये हैक होती है मशीन। तब ये कहां से चीजें आई? ये चीजें आई है हमको, ये जो आधुनिक तरीका है धम्म क्रांति का, ये समझना है। तो कहने का मतलब ये जो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मैं बहुत मतलब जो चीजें हैं बहुत जरूरी है बोलना। मैं जहां से आता हूं, मैं देहू रोड से आता हूं। देहू रोड वो चीज है जहां पे विहार कैसे होना चाहिए, इसका उदाहरण बता रहा हूं। देहू रोड में जहां पे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने पहली बुद्ध मूर्ति बिठाई थी, वहां से मैं आता हूं। उस भारत के पहले बुद्ध विहार का मैं यहां पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। बाबा साहब ने उस भाषण को, जो भाषण बाबा साहब ने वहां पे दिया था, वो भाषण को मैं प्रबुद्ध भारत का आलेख समझता हूं। जो प्रबुद्ध भारत बोलने की जो बात चलती है ना, तो उस भाषण का, वो जो भाषण का जो सार है, वो प्रबुद्ध भारत का मिशन है। प्रबुद्ध भारत कैसे बनाना है वो उसमें बताया है। बाबा साहब क्या बोलते हैं, ये जो छोटा सा मतलब देखो, आप अभी लड़ रहे हो, हमारी सब लेनिया क्या बन गई? हिंदू मंदिर बन गई। लेकिन बाबा साहब ने जो 54 में था वो क्या बनाया था लोगों ने, मालूम है क्या कुछ? और मंदिर को क्या बनाया बाबा साहब ने? विहार। ये हमको करना है, ये हमको करना है। तो बाबा साहब एक में वैसे आदमी है पूरे देश में जिन्होंने मंदिर का विहार बनाया है। ये बात है, मैं उस विहार को रिप्रेजेंट करता हूं। और बाबा साहब ने वहां पे एक बात बोली थी, क्या बोली थी? इथे धम्मपीठ करा, यहां धम्मपीठ बनाओ। तो धम्मपीठ कैसे बना? विहार धम्मपीठ बनना चाहिए, विहार धम्मपीठ बनना चाहिए। तो उस पे हम लगे हुए हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। जो धम्मभूमि फेस्टिवल करके मैं एक फेस्टिवल हर साल वहां पे लेते हैं हम, तो उस फेस्टिवल में हमने 22 प्रतिज्ञा अभियान स्पर्धा ली। आश्चर्य की बात आपको बताता हूं, शुक्ला नाम के लड़के को और तिवारी नाम के लड़के को हमने वहां पे प्राइज दिया, गुप्ता। उन्होंने बोला आई शाल नॉट, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ऐसे में प्रतिनिधित्व। कौन बोल रहा है? स्पर्धा ली थी हमने, बख्शिश लिया उन्होंने, मराठा बच्चों ने बख्शिश लिया। ये क्या बात है? ये क्रांति की बात है, ये क्रांति की शुरुआत है। ऐसी क्रांति हम करना चाहते हैं, ऐसी क्रांति हम करना चाहते हैं, और ऐसे क्रांति के साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं कि हमें क्रांति क्यों नहीं होती। हम क्रांति की बात करते हैं, जो धम्म की बात करते हैं, धम्म बुड्ढों का, युवाओं का, ऐसा कुछ नहीं होता है। धम्म जिसको समझता है वहां से शुरू होता है, जिसको समझता है वहां से शुरू होता है धम्म। मेरे को 10वीं में समझा में शुरू हो गया। मेरे माँ को मेरे जन्म के 10 साल बाद, 10वीं मतलब 16 साल बाद समझ में आया। मेरी माँ वहां से चल पड़ी। मेरे बाप को अभी तक समझ में नहीं आता, वो वही चलता है। तो चीजें चलती है, ऐसा है। बुद्ध को, देवदत्त जो भी है ना, देवदत्त, ये भी बुद्ध को नहीं मानता था, आपको मालूम है। आप क्यों बोलते हो सब एक झाले पाइजे, सब एक झाले? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा अगर होता तो बुद्ध क्या बोलते थे? मायावती का नारा बोलते थे, क्या? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब बुद्ध ये बोले क्या? बुद्ध क्या बोले? बहुजन हिताय, बहुजन हिताय बोले ना बुद्ध। अरे जो बहुजन के हित में जो जो बातें करते रहोगे आप, वो धम्म क्रांति है। ये धम्म क्रांति को हमको लेके जाना है। ये धम्म क्रांति को आप जब तक लेके नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। मुझे संक्षिप्त में मतलब अभी समेटना है, समेटता हूं मैं। देखो क्रांति कैसे हुई है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बोलता हूं कि जब कलकत्ता से हमारे बुद्ध भिक्खू निकले, वॉक फॉर पीस, शांततेसाठी चला, शांति के लिए चलो। जब चले तो किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया, एक कुत्ते ने ध्यान दिया, वो कुत्ता लेके चल पड़े वो कुत्ता लेके। और जब वो टेक्सास से लेके वाशिंगटन तक चले तो वहां के लोगों ने, जिन्होंने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने देखा इतने लोग रो पड़ रहे थे उनको देख देख के। वो बोल रहे थे कि हमें आपकी, मुझे ऐसा लग रहा था उनके आंखों में, जो लोग वहां पे खड़े थे ना, कोई फूल लेके, कोई अपने, मतलब बहुत दुख के साथ मैं बोल रहा हूं कि वो अपने अजीज लोगों के फोटो लेके वहां पे खड़े थे।
ये अगर आप पहले चले होते तो कोई युद्ध नहीं होता, हमारे जो पति गए हैं, हमारे जो फादर ये युद्ध में मरे हैं, ये कभी नहीं होता। ये वॉक फॉर पीस का परिणाम मैंने देखा वहां पे। राउंड अप करो। तो ये जो है ये क्रांति कहां से आई? आप चलो, देखो लोग देखेंगे तुमको, आप चलो लोग देखेंगे आपको, लोग देख के आपका अनुकरण करेंगे, आपको अनुकरण करेंगे तो लोग बदलाव में जाएंगे और बदलाव के साथ आप क्रांति में परिवर्तित होंगे। इस क्रांति के लिए आप सबको मंगल कामनाएं देता हूं और यही लिखता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। I welcome you all to the 4th Rashtriya Adhivesan of Buddha Vihars. I am Khushi Khatikar from Baitul, Madhya Pradesh, and I am here for a vote of thanks. We extend our sincere gratitude to Chairperson Mr. Rahul Khantikar for his guidance and leadership, which greatly contributed to the success of today's program. We also express our heartfelt thanks to Ms. Pranjali Kurli, Ms. Pragati Patil, Advocate Amol Bodhiraj, Ms. Subita Lokande, Mr. Naveen Gaikwad, Professor Rajesh Somlane, Mr. Siddharth Salve, and Ms. Neeta More for their insightful thoughts and active involvement. Their efforts and encouragement played a vital role in making this program successful. We are equally thankful to everyone who contributed directly or indirectly to the smooth conduct of this event. And last but not the least, I would like to extend my deepest gratitude to Ashok Saraswati Temple for arranging such amazing Adhivesan. Once again, thank you all for your support and cooperation. Thank you very much, Jai Hind.